मेरा नाम आलोक है। मैं अपने माता-पिता का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मैंने सुना था कि पहला बच्चा माँ-बाप का सबसे लाडला हुआ करता है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता था, क्योंकि मुझे तो मेरे माँ-बाप ने बस बच्चे संभालने के लिए पैदा किया था। 8 साल की उम्र में मेरी माँ ने छोटे बहन-भाइयों को मेरे हवाले कर दिया था। मेरे पापा अपने कारोबार में बिजी रहते थे और मेरी माँ अपने घर के कामों में बिजी रहती थीं। मेरी माँ के ज़्यादातर काम घर से बाहर उनके मायके में ही होते थे। जब से मैंने होश संभाला था, रोज माँ को घर से बाहर जाते ही देखा था और उस बात पर रोज मेरे माँ बाप की लड़ाई भी होती थी। हम 3 भाइयों की एक ही बहन थी, जो जब से पैदा हुई थी तब से ही बहुत कमज़ोर थी और 6 साल की उम्र में निमोनिया की वजह से वो इस दुनिया से चली गई। और अपनी बहन की दुनिया से जाने पर मैं बहुत रोया था। मुझे मेरी बहन बहुत प्यारी थी। मेरी माँ की शादी ज़्यादा उम्र के आदमी के साथ हो गई थी। मेरे पापा की उम्र मेरी माँ से कहीं ज़्यादा थी और इस बात को मेरी माँ ने कभी स्वीकार नहीं किया था और वो इस बात का बदला हम भाइयों से लिया करती थीं। कभी घर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। माँ की हरकतों को देख देख कर मुझे औरत जात से ही नफरत हो चुकी थी और एक रात पापा ने पहली बार मेरी माँ को बहुत मारा था कि वो अपने पास्ट को भूल क्यों नहीं जाती। पर मेरी माँ चुपचाप मार खाती रहीं। मेरी माँ जिस बेल्ट से हमें मारा करती थीं, उसी बेल्ट से पापा ने माँ को मारा था, लेकिन माँ बिल्कुल खामोश थीं, बस वो हल्के से मुस्कुरा रही थीं और उसी मुस्कुराहट के साथ पापा से कहा था कि मैं तो उसी दिन मर गई थी जब आप जैसे इंसान से मेरी शादी हुई थी। मेरे माँ बाप ने दौलत की खातिर अपनी बेटी की ज़िंदगी कुर्बान कर दी। मेरे माँ बाप ने ये भी नहीं सोचा कि एक लड़की जिसने सारी उम्र एक इंसान के साथ रहना है, अगर वही उसका पसंद का नहीं तो फिर मैं क्यों इस बात का ख्याल करूं और क्यों उसकी औलाद का ख्याल करूं। तुम्हारी औलाद ने भी तो कल को हैवान ही बनना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने बाप के गुण उनमें ज़रूर आने हैं। मेरी माँ की बात सुनकर पापा ने कहा कि मुझे भी तुम जैसी औरत नहीं चाहिए, जिसे न पति की परवाह है ना ही अपने बच्चों की। आज जो तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर गई है, इसका कारण बस तुम हो। तुमने मेरा घर, मेरे बच्चे, सब कुछ तबाह करके रख दिया। किस बात का बदला लिया है तुमने मुझसे? तुमने जितने पैसे कहे मैंने तुम्हारे हाथ पर रख दिए, लेकिन तुमने मेरे बच्चों के साथ क्या किया? पापा ये कहकर रोने लगे थे और सर पकड़कर बैठ गए थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था जो पापा कह रहे थे कि तुमने मेरी इज्जत और गैरत को नीलाम कर दिया है। और फिर उसी दिन पापा ने मेरी माँ को तलाक दे दी और उनको घर से निकाल दिया था। हम तीनों भाई डरे हुए एक तरफ खड़े थे। मैंने हमेशा अपने घर में लड़ाई झगड़े ही देखे थे, कभी दूसरे लोगों जैसे घर का माहौल नहीं देखा था। और फिर कभी दादी हमारे पास आकर रहती और कभी हमारी बुआ। ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजर रही थी। धीरे धीरे वक्त तो गुजर गया। मुझे अपनी ज़िंदगी का एक और झटका तब लगा जब मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। सारे ख़ानदान वाले बातें करने लगे कि बजाय औलाद के सर पर सेहरा सजाने के, इस आदमी ने इतनी उम्र में खुद शादी कर ली। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। मैं उस वक्त तक काफ़ी समझदार हो चुका था। मैं लोगों के सामने सर उठाकर नहीं चल पा रहा था। मुझे ऐसा लगता जैसे पापा ने दूसरी शादी करके बहुत बड़ी गलती की है और सौतेली माँ को हमारे सर पर लाकर बिठा दिया है। एक बार पापा ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, मैंने जो किया है ये सब तुम लोगों के भले के लिए किया है। मुझे अपनी माँ और बहन का पहले ही पता है। सब लोगों ने हमेशा मुझे मशीन ही समझा है और मेरी शादी तब तक न होने दी जब तक मैंने अपने सब बहन भाइयों की शादी न कर दी। इसलिए मेरी उम्र इतनी हो गई थी, मेरी जवानी उन लोगों की भेंट चढ़ गई। पर मुझे फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं एक कमज़ोर आदमी था। लेकिन तुम कभी मेरे जैसे मत बनना। हो सके तो अपने बारे में कड़े फैसले ज़रूर लेना, दूसरों की बातों में मत आना। तुम जवान हो रहे हो, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजारो और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो। मेरे साथ साथ अपना कारोबार भी संभालो। मैं खामोश रहा था। मुझे ज़्यादा बोलना वैसे भी पसंद नहीं था। माँ बाप अपनी अना और खुदगर्जी में अपने बच्चों का बहुत नुकसान कर जाते हैं, जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं हो सकता। अगर मेरे माँ बाप के साथ ज़्यादती हुई थी तो उन्होंने भी हमारे साथ वही किया था जो उनके माँ बाप ने उनके साथ किया था। मेरी सगी माँ और सौतेली माँ में कोई फ़र्क नहीं था। वो भी मारती थी और ये भी मारती थी। बस फ़र्क इतना है कि सौतेली माँ घर रहकर पापा के आगे पीछे फिरती और साथ ही हमारी शिकायतें भी लगाती रहती। उसके बाद पापा भी हमें मारने लगते। तब मुझे एहसास होने लगा जैसे मेरी सगी माँ का तो कोई कसूर ही नहीं था जिसकी उनको सज़ा मिली थी।
पापा भी तो उसमें बराबर के कसूरवार थे। जितना ख्याल अपनी दूसरी पत्नी का रखते हैं, अगर उससे थोड़ा सा भी वो मेरी माँ का रखते तो हमारी माँ कभी भी ऐसा ना करती। मैं जवान हुआ तो मैंने अपने पापा के साथ कारोबार में काम करना शुरू कर दिया। मेरी सौतेली माँ को बहुत ऐतराज़ था। वो कहती थी कि उसे विदेश मेरे भाई के पास भेज दो, मगर पापा ने इस बार उनकी बात अनसुनी कर दी और मैं पापा के साथ उनका कारोबार संभालने लगा था और बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। मेरी सगी माँ भी पता नहीं कहाँ जा चुकी थी। मैंने बहुत तलाश किया पर मेरे ननिहाल वालों को भी पता नहीं था, बल्कि वो लोग तो हमें देखना भी नहीं चाहते थे। जब एक दिन पापा ने कहा कि वो मेरी शादी करना चाहते हैं, यही उम्र होती है शादी की, पर मेरी उम्र तो अभी 23 साल ही थी और वैसे भी बचपन की बुरी यादें थीं जो मेरे दिमाग से अभी भी निकल नहीं पाई थीं। और उसके बाद शादी का सवाल तो पैदा ही नहीं होता था। मुझे औरत जात पर यकीन ही नहीं था। मुझे औरत जात से नफरत हो चुकी थी। मुझे लगता कि सब औरतें एक जैसी होती हैं। पहले मेरी अपनी सगी माँ, फिर दादी, फिर बुआ, फिर सौतेली माँ, सभी तो एक जैसी थीं, मतलब परस्त, अपना मतलब निकालने वाली। आने वाले सालों में हम भाइयों के दिलों में अपनी माँ के लिए नफरत अब और भी पैदा हो गई थी, क्योंकि बुआ ने आकर बताया था कि तुम्हारी सगी माँ ने अपने पुराने आशिक से शादी कर ली है और वो उस आदमी के साथ बहुत खुश है। और उस दिन दादी ने मेरी सगी माँ के बारे में बहुत गलत बातें की थीं, जिनको सुनना मेरे बस की बात नहीं थी और मैं उठकर बाहर आ गया था। मैंने तो यही सीखा था कि औरत को कभी भी अपने बराबर की इज्जत नहीं देना चाहिए, वरना वो सर पर चढ़कर आदमी के सर पर जूतियां मारती है। और आज ये बात सच हो गई थी। मेरी माँ ने इस कहावत को सच कर दिखाया था। फिर एक दिन मेरे पापा ने अपने दोस्त की बेटी से मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरे अंदर पास्ट के तमाम जख्म भरे हुए थे। मुझे औरत जात से डर लगने लगा था। मैंने पापा को रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया और उनको बताया कि मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करना चाहता। पापा ने पूछा, क्या किसी और लड़की को पसंद करते हो? अगर ऐसा है तो बता दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। बस माँ ने हमारे साथ जो किया मैं उसे भुला नहीं पा रहा। हर औरत में मुझे अपनी माँ की परछाई दिखाई देती थी। मुझे डर लगता है। जब मैंने पापा को यही बात बताई तो उन्होंने कहा, जिस लड़की से तुम्हारी शादी कर रहा हूँ बहुत ही अच्छी सुलझी हुई लड़की है और एक बड़े ख़ानदान से है। तुम्हारी माँ की तरह बेवफा और भूखे नंगे ख़ानदान से नहीं, जिसने कभी पैसा न देखा हो। और मैं पापा के चेहरे की तरफ देख रहा था और दिल एक बार फिर मुझसे कह रहा था कि शायद पापा बेकसूर हैं, जो माँ ने हमारे घर को नहीं देखा। और फिर पापा ने मेरी शादी कर ही दी। मैं बहुत चुपचाप सा था। मुझे लगता था कि ज़रूर मेरी पत्नी भी किसी को पसंद करती होगी और उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी मेरे साथ शादी कर दी होगी और फिर वो भी मेरे साथ वही करेगी जो मेरी माँ ने मेरे बाप के साथ किया था। बुआ ने भी तो अपना घर नहीं बसाया था। न जाने कब से रूठ कर माँ के आकर बैठी हुई थीं। दूसरी माँ और उनके झगड़े भी बढ़ चुके थे। हर रोज़ एक नया तमाशा लगा रहता था। मेरे घर के बारे में कोई भी ये नहीं कह सकता था कि कितना बड़ा अमीर घर है और घर में रहने वाले लोग जानवरों की तरह लड़ते रहते थे। मेरी शादी प्रिया से हुई। मेरे दिल से डर अभी तक दूर नहीं हुआ था और शादी की पहली रात उसने मुझसे सही तरह से बात भी नहीं की थी। वो हर समय चुप रहती थी। जब एक दिन मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे बहुत से सपने थे जो अधूरे रह गए। मैंने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, बस मुझे कभी धोखा मत देना। मुझे तुमसे केवल वफा चाहिए। मेरी बात सुनकर वो चुप हो चुकी थी। उसकी खामोशी मुझे किसी शक में डाल रही थी। शादी को 3 महीने हो गए थे। हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध तो बन चुके थे, लेकिन रात को जब भी मैं उससे प्यार करने के लिए उसे अपनी बाहों में भरता तो उसका शरीर एकदम बेजान सा होता। उसमें कोई भी हरकत नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसने मजबूरी में खुद को मुझे सौंप रखा है। उसके बोलने का अंदाज भी उखड़ा उखड़ा ही रहता था और मैं यही सोचकर खुद को तसल्ली दिया करता था कि एक लड़की को अपना घर छोड़कर आना कौन सा आसान होता है। हो सकता है कि इसीलिए इस तरह से उखड़ी उखड़ी रहती हो। धीरे धीरे उसका रवैया ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद तो काया पलटी हो गई थी। वो मेरे पीछे पीछे घूमती फिरती, मेरी एक ही आवाज़ पर दौड़ी चली आती और मैं समझ न सका वो अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। आज तक उसने कभी भी मुझसे लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया था। वो मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती। हालांकि घर में नौकर भी थे, पर फिर भी वो खाना खुद ही बनाया करती थी।
लेकिन खाना खाकर मैं गहरी नींद सो जाता। पर अब मेरी तबीयत तो कुछ ख़राब सी रहने लगी थी। तो तंग आकर एक दिन मैं डॉक्टर के पास अपने दोस्त को लेकर चला गया। कुछ दिनों से तो मैं अपने कारोबार पर भी ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन मेरी पत्नी को मेरी बीमारी से कोई ज़्यादा सरोकार नहीं था। वो हर वक्त तो बनी समरी इधर से उधर घर में घूमती रहती। धीरे धीरे हमारी शादी को 6 महीने होने वाले थे, जब एक दिन मेरी पत्नी ने बहुत ही बुरा सा मुंह बनाकर कहा कि आप बाप बनने वाले हैं। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी पत्नी इस खबर से खुश नहीं, लेकिन इस खबर से खुश तो मैं भी नहीं हुआ था, क्योंकि दुखों तकलीफ़ों से भरा बचपन जो मैंने गुजारा था, वैसे ही हालात का सामना शायद अब मेरे बच्चे को भी करना पड़ता। अगर किसी को मेरे विचारों का पता चल जाता तो शायद वो मुझ पर हंसता, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी औलाद पैदा ही ना हो। क्योंकि जब से मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मुझे किसी चीज़ के जरिए नशीली चीज़ें खिलाई जाती हैं, तब से मेरा शक अपनी पत्नी पर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। और फिर पहली बार उस दिन मैंने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया, जो मुझे नींद की दवा खिलाकर खुद किसी मर्द से फ़ोन पर बातें कर रही थी। मैंने उस दिन अपनी पत्नी का दिया हुआ दूध का गिलास एक तरफ रख दिया था, बस पीने का बहाना किया था, लेकिन उसे पिया नहीं। मैंने अपनी पत्नी की सारी बातें सुनी थीं। वो किसी लड़के से फ़ोन पर प्यार भरी बातें कर रही थी। मैं जिस बात से डरता था वही हुआ। मैंने पूरी कोशिश की थी कि वो सब ना करूं जो पापा ने किया था, पर वही हुआ कि मेरी पत्नी भी बेवफा निकली और मेरा हाथ भी मेरी पत्नी पर उठ गया। मेरी पत्नी किसी को पसंद करती थी, वो बेवफा निकली। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं किसी लड़के को नहीं जानती, जबकि मेरे पास उसके आशिक और उसके सारे सबूत थे। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आपका दिमाग ही गंदा है, जो मेरे कैरेक्टर पर शक कर रहे हैं, जाकर किसी डॉक्टर को दिखाओ, मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं हूँ। उस बात पर मेरा गुस्सा आसमान को छूने लगा था। मैं प्रिया पर पागलों की तरह चीख चिल्ला रहा था। अगर उस समय मुझे कोई इस हालत में देख लेता तो मुझे पागल ही करार देता। अब हर रोज़ मेरे जुल्म बढ़ चुके थे। मैंने अपनी पत्नी से मोबाइल छीन लिया था, उस पर पूरी नज़र रखता था। धीरे धीरे मुझे अपनी ज़िंदगी से ही नफरत होने लगी थी। मेरा दिल करता कि मैं मर जाऊं। मेरी ज़िंदगी एक मजाक बनकर रह गई थी। और जब पापा से कहा कि मैंने आपसे कहा था मुझे औरत जात से डर लगता है, लेकिन आपने मेरा विश्वास नहीं किया और ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। पर पापा ने कहा कि तुम्हें बहम की बीमारी है। मगर अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा। आज एक बच्चा पैदा हो रहा है, कल को और भी होंगे, और फिर सबकी ज़िंदगी वैसी ही होगी जैसे कि मेरी है। पर मेरे एक दोस्त ने कहा कि इस बच्चे का क्या कसूर है, इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद मत करो। हो सकता है बच्चा होने के बाद तुम्हारी पत्नी सुधर जाए। तुम अपनी पत्नी को एक मौका देकर देखो। अपने दोस्त की बात मानकर मैंने प्रिया को साथ रखने का फैसला कर लिया। मैं उसे एक मौका और देना चाहता था, पर मेरी पत्नी हर बार मुझे गुस्सा दिलाती और मैं गुस्से से पागल होने लगता था। फिर एक दिन मेरी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी पत्नी उसको पैदा करते समय अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। केस ज़्यादा ही पेचीदा हो गया था, मगर मरने से पहले उसने डॉक्टर से कहा कि मेरी बेटी को अनाथ आश्रम में दे देना, पर मेरे पति को कभी मत देना। मैंने अपनी बेटी को देखा। अपनी बेटी को देखते ही मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत उमड़ने लगी थी। मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांगना चाहता था कि अब हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे अपनी बच्ची की खातिर, लेकिन इससे पहले ही वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं इतना बुरा इंसान नहीं था, पर वो जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाती थी, जिससे मेरा हाथ उस पर उठ जाया करता था। कोई भी मर्द एक औरत की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो फिर मेरी पत्नी थी, मेरे साथ धोखा कर रही थी। मुझे खाने में नींद की दवा मिलाकर खिलाती थी। मैं रो रहा था। डॉक्टर मुझे मेरी बेटी नहीं दे रहे थे। तभी मैं चुपके से अपनी बेटी को उठाकर अस्पताल से भाग आया। मैं उस दिन किसी से भी मिले बगैर दूसरे शहर आ गया। मुझे डर था कि कोई मुझसे मेरी बेटी छीन न ले। वो मेरा खून है। मुझे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत है। मैं अपने शहर से बहुत दूर किसी अनजान शहर में चले जाना चाहता था, इसलिए मैंने एक ट्रेन पकड़ी थी। ट्रेन के बाद मैं एक बस में सवारी कर रहा था और दूसरे शहर जाते हुए जब रास्ते में गाड़ी ख़राब हुई तो सब सवारियां गाड़ी से बाहर निकल आई थीं। जिस जगह गाड़ी ख़राब हुई थी वो थोड़ा सुनसान सा इलाका था, जंगल का रास्ता था, और वहाँ पर झाड़ियों में पड़े एक गुड्डे पर मेरी नज़र पड़ी थी। शायद किसी बच्चे से गिर गया था, जिसको मैं उठाकर ले आया था, जो देखने में बहुत ही सुंदर था।
और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने वहाँ पहुंचकर एक मकान किराए पर ले लिया। मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी थे। कुछ साल के लिए एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी की देखभाल के लिए रख ली थी, जो हर वक्त मेरी बेटी का ध्यान रखती थी। जब मेरी बेटी 4 साल की हुई तो उस बूढ़ी औरत की मौत हो गई और फिर मैं खुद अकेले ही अपनी बेटी का ध्यान रखने रखा। उसे घर के अंदर ही रखता था। जब उसके स्कूल जाने की उम्र हुई तो उसे खुद घर पर ही पढ़ाने लगा। बाहर की दुनिया मैंने उसे नहीं दिखाई थी। वो बस घर में ही उस गुड्डे के साथ खेलती रहती थी। पता नहीं मेरी बेटी को उस गुड्डे से इतनी मोहब्बत क्यों थी। एक पल के लिए भी उसको खुद से दूर नहीं करती थी। मुझे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी मुझे छोड़कर इस बेरहम दुनिया का हिस्सा बने। शायद लोग मुझे दिमागी मरीज समझते हों, लेकिन मैं ऐसा ही था। अब जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, मेरे अंदर का डर भी बढ़ रहा था। मेरी बेटी 14-15 साल की हो चुकी थी और एक दिन उसने मुझसे जिद की कि मुझे इस गुड्डे से शादी करनी है। मुझे अपनी बेटी की ये बात बचकानी तो लगी थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी शायद मेरी बेटी में बचपना है। वो गुड्डे गुड़ियों का खेल खेल कर ही बड़ी हुई थी। उसके कोई दोस्त नहीं थे। शायद इसीलिए उसके दिमाग में ये गुड्डे गुड़ियों की शादी वाला खेल चलता रहता था। मैंने अपनी बेटी को बहलाने के लिए उस गुड्डे से अपनी बेटी की शादी कर दी। मेरी बेटी को अभी इतनी समझ नहीं थी। मेरे जैसा जालिम बाप शायद कहीं नहीं होगा, जिसने बेटी को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखने के लिए एक बेजान गुड्डे से ही उसकी शादी कर दी थी। तब मेरी बेटी की उम्र 15 साल थी। मुझे उसी शहर में नौकरी भी मिल गई थी। मैं जब भी काम से घर आता तो अब घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। घर की साफ सफाई और खाना पकाना सब मैं ही करता था। लेकिन कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया था कि अब मैं काम से घर आता तो घर के सारे काम हुए मिलते और खाना भी बना हुआ होता और मेरी बेटी अंदर बैठी गुड्डे के साथ बातें कर रही होती। कभी कभी मुझे अपनी बेटी पर तरस भी आता था कि उसको मैंने इस घर में कैद करके रखा हुआ है। मेरी बेटी को तो अभी शादी का मतलब ही नहीं पता था और मैंने उसकी शादी उस गुड्डे से कर दी। कभी कभी उसके कमरे से रात को हंसने की आवाज़ें भी आती और सुबह उठने से पहले मेरा नाश्ता भी बना हुआ मिलता और पूरा घर साफ सुथरा होता। मुझे बहुत खुशी होती कि मेरी बेटी ने 15 साल की उम्र में ही पूरा घर संभाल लिया है। मेरे दोस्त ने कहा कि शादी कर लूं, मगर मेरी ज़िंदगी में मेरी बेटी ना होती तो मैं कब का खुद को ख़त्म कर चुका होता। लेकिन शादी तो हरगिज नहीं करता। मैंने शादी के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी के नाम ही कर दी थी। मुझे अपने भाइयों की कोई परवाह नहीं थी। सभी अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिजी थे। मैं कहाँ था, किस शहर में था, किसी को मेरे बारे में कुछ भी खबर नहीं थी और मैं इस बात से खुश भी था। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत ही सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दिन देखा कि मेरी बेटी बहुत सारा खाना लेकर अपने कमरे में जा रही थी। जब मैंने पूछा तो कहने लगी, पापा, मैं और मेरा गुड्डा ये खाना खाएंगे। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ गलत होने वाला है और थोड़ी देर बाद जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसकी प्लेटों का सारा खाना ख़त्म था और उस रोज़ मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया था। जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ था उस समय मेरी बेटी का क्या दोष था। मुझे अपनी बेटी को ऐसे छुपा कर नहीं रखना चाहिए था। एक दिन अचानक मेरी बेटी रोने लगी। बोली कि पेट में दर्द है। जैसे ही मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने जो खबर सुनाई उससे मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है। मैंने डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया था। वो मेरी मासूम बच्ची पर इल्ज़ाम लगा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि अगर विश्वास नहीं तो किसी और के पास लेकर जा सकते हैं और मैं अपनी बेटी को लेकर दूसरे डॉक्टर के पास गया। सब डॉक्टर्स ने यही कहा कि तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है। मैं रोता हुआ घर आ गया था, जबकि मेरी बेटी मुस्कुरा रही थी और ख़ुद से धीरे धीरे बातें भी कर रही थी। मुझे गुस्सा भी आने लगा और कई शक मेरे दिमाग में आने लगे कि कहीं मेरे घर से जाने के बाद कोई घर पर आता तो नहीं। उसी परेशानी की हालत में मैं घर पहुंचा, अपनी बेटी को घर पर छोड़ा और अपने एक दोस्त के पास चला आया। वो मेरा इकलौता दोस्त था जो मेरे बारे में सब कुछ जानता था। मैंने उसे अपनी बेटी के बारे में सारी बातें बताईं। मेरी बात सुनकर वो भी परेशान हो गया और मुझे लेकर अपने एक जानने वाले के पास गया, जो कि एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा थे। मैंने सारी बात बाबा को बता दी कि मेरी बेटी खुद से बातें करती है, कमरे में ढेर सारा खाना लेकर जाती है। इतनी ही कम उम्र में उसने पूरा घर ऐसे संभाल रखा है कि जैसे काम काज में कितनी निपुण है।
हालांकि मैंने अपनी बेटी को आज तक कोई भी काम करना नहीं सिखाया। यहाँ तक कि मेरी बेटी शादी से पहले ही माँ भी बन गई है। मेरी बात सुनकर वो जोगी बाबा बोले कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, अगर बताया तो तुम्हारी बेटी की जान भी जा सकती है। जैसे ही चांद की पहले सोमवार की रात आए, अपने घर के सभी दरवाजे बंद कर लेना, हम तुम्हारे घर मेहमान बनकर आएंगे। और कुछ सामान बताया जिसे मैं जाते समय घर ले गया था। अब मेरे दिन गिन गिन कर गुजरने लगे थे और मेरी बेटी के कमरे से हंसने की आवाज़ें अब भी आती थीं। मैं तो समझा करता था कि शायद मेरी बेटी को कोई दिमागी समस्या है, शायद इसीलिए वो खुद से बातें करती है। मैं किचन में गया तो बर्तन और पूरा किचन बिल्कुल साफ था। बेटी के कमरे में जाकर देखा, मेरी बेटी भी सो रही थी। इतनी जल्दी भला घर का काम कौन कर सकता है। खाना भी बन जाता था, जबकि मेरी बेटी को तो अभी चाय बनाना भी नहीं आती थी। धीरे धीरे मेरे घर में मांस की गंदी बदबू फैलती जा रही थी और घर के पौधे भी सूख चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। एक दिन मेरी बेटी मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, पापा, उस दिन आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। मैंने कहा, बस एक दोस्त से मिलने गया था, उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी। इतनी देर में ही हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने मेरा दोस्त और वही बाबा खड़े थे। उनके साथ उनके 2 शिष्य और भी थे। वो घर के अंदर दाखिल हुए और उसी समय घर के दरवाजे बंद हो गए थे। मेरी बेटी ने एकदम गुस्से से पूछा, ये कौन लोग हैं। उसका रंग एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। मैंने कहा कि ये सब मेरे मेहमान हैं। वो एकदम घबरा गई थी और वापस उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो बाबा ने उसके पैरों को अचानक जंजीरों से जकड़ लिया। मेरी बेटी चिल्लाने लगी, पापा, मुझे बचा लो। उस बाबा के शिष्यों ने जल्दी जल्दी पूरे घर में एक अजीब तरह की मिट्टी को फेंक दिया और उस पर पानी का छिड़काव कर दिया। मेरी बेटी की हालत ख़राब हो रही थी, मगर वो बाबा आग जलाकर उसमें मेरी बेटी के सभी खिलौने और उसकी इस्तेमाल की हुई सभी चीज़ों को फेंक रहे थे। और जैसे ही वो गुड्डा आग में फेंकने लगे, तभी मेरी बेटी ने और ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस बार मेरी बेटी के चीखने की जो आवाज़ थी वो मेरी बेटी की नहीं, बल्कि वो तो किसी मर्द की आवाज़ थी। धीरे धीरे हर तरफ धुआं फैला था। मेरी बेटी मर्द की आवाज़ में चीख चीख कर रोने लगी थी। जब बाबा ने कहा कि इस लड़की का पीछा छोड़ दो, इसके शरीर से निकल जाओ, पर वो मर्द हंसने लगा था। वो बोल रहा था कि एक दिन किसी बाबा ने उसे इस गुड्डे में कैद कर दिया था और उसको शहर से बाहर फेंक दिया था और मैं उसी गुड्डे को घर ले आया था और मेरी बेटी उससे खेलने लगी थी। मेरी बेटी ने उसके इर्द गिर्द लिपटे धागे को काट दिया था, जिससे वो शैतान आज़ाद हो गया था और मेरी बेटी पर कब्जा कर लिया था। मैं कितना बदनसीब था जो इस मामले से बेखबर था। मैं रो रहा था। अब मेरी बेटी बेहोश हो चुकी थी। बाबा ने उस शैतान को मेरी बेटी को आज़ाद करने को कहा। बाबा के मंत्रों से वो शैतान मेरी बेटी के शरीर से निकल चुका था। बाबा ने उस शैतान को कैद कर लिया। मैं अपनी बेटी को लेकर दूसरे शहर चला गया। वहाँ जाकर कुछ महीनों तक उसका इलाज चलता रहा। वो प्रेग्नेंट नहीं थी। कुछ महीनों तक उसका इलाज चलता रहा, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। ये सब उसी शैतानी आत्मा की वजह से हो रहा था। और फिर मेरी बेटी ठीक हुई तो मैंने उसकी शादी अपने उसी दोस्त के बेटे से कर दी। मेरी बेटी को कुछ भी याद नहीं था। अब वो अपने पति के साथ बहुत खुश है और मेरा दामाद भी अब मेरे साथ ही रहता है। मेरे दोस्त का मेरे ऊपर बहुत एहसान है जो उसने मेरी इच्छा का मान रखा था, मुझे मेरी बेटी और दामाद के साथ रहने दिया। पूरे 8 साल मैंने जिस परेशानी में गुजारे थे वो मैं ही जानता था, लेकिन आज मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। आज मेरी बेटी के 2 बच्चे हैं। स्कूल से आते ही घर में नाना नाना कहकर मुझसे चिपक जाते हैं और मैं दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठा लेता हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।